हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 करने वाले हैं। पूर्ण प्रतियोगिता तथा लाभ अधिकतमीकरण अथवा पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन का संतुलन। यानी कि बाजार के अंदर जब एक ही प्रकार के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बहुत सारी दुकानें होती हैं तो उनके अंदर लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रतियोगिता पाई जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है, क्योंकि बाजार के अंदर एक ही प्रकार के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बहुत सारी दुकानें होती हैं और सभी का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। तो इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसकी दुकान पर आए और अधिक से अधिक वस्तुओं की खरीद करें। तो इस स्थिति को हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी फर्में होती हैं जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता कोई प्रभाव नहीं डालती, उनको प्रभावित भी नहीं करती, जैसे कि एकाधिकार जैसे रेलवे में या बिजली में एकाधिकार का होता है, क्योंकि ये अपने अनुसार किसी वस्तु का मतलब इन सेवाओं का प्राइस लगा सकते हैं और जो उपभोक्ता है उसे उसी कीमत पर उस वस्तु को खरीदना होगा, वरना वो उसे ना खरीदे। उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो वो इस चीज़ को इसी दाम पर खरीद ले या फिर वो नहीं खरीदेगा। उसे उस वस्तु को खरीदना ही है तो वो उसी दाम पर उसे खरीद लेते हैं। तो ये एकाधिकार फर्में अपने अनुसार किसी भी सेवा की कीमत अपने अनुसार ही रख देते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें और विशेषताओं पर मूव करते हैं गाइस। पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें और विशेषताएं। फर्मों तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या, बेचने वालों की और उस वस्तु का उत्पादन करने वालों की बहुत अधिक संख्या होने की वजह से बाजार में प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होती है। क्रेताओं की अधिक संख्या, यानी खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत अधिक संख्या में होते हैं, तो इसीलिए फर्मों में इस चीज़ की प्रतियोगिता होती है कि वो अधिक से अधिक ग्राहक अपनी ओर आकर्षित करें ताकि उन्हें अधिकतम लाभ हो सके। एक समान या समरूप वस्तुएं एक समान होती हैं या समरूप होती हैं, इस वजह से उन वस्तुओं की कीमत एक ही होती है और बाजार के अंदर बाजारी शक्तियों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होती है। पूर्ण ज्ञान, उपभोक्ता को वस्तु की कीमत के बारे में पूरा ज्ञान होता है, जिस वजह से दुकानदार अपनी तरफ से कीमत में बढ़ोतरी या उसे घटा नहीं सकते। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, कि बाजार के अंदर हिस्सा लेने के लिए कोई भी फर्म लाइसेंस लेके अपने आप को बाजार में स्थापित कर सकती है। तो इस वजह से भी प्रतियोगिता की स्थिति बढ़ती जाती है, क्योंकि अधिक से अधिक फर्में होंगी तो अधिक से अधिक प्रतियोगिता भी होती है। स्वतंत्र निर्णय या प्रतिबंधों का अभाव, हर किसी भी फर्म को अपनी तरफ से स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए छूट दी जाती है। वह अपने अनुसार उत्पादन में वृद्धि या फिर कमी कर सकते हैं। पूर्ण गतिशीलता, एक क्रेता उसी दुकान से वस्तु खरीदेगा जहां पर उसे उचित कीमत पर सामान मिलेगा। वो अपने अनुसार यह देखेगा कि किसी एक दुकान पर उसी वस्तु का कितना दाम है और दूसरी दुकान पर उसी वस्तु का कितना दाम है। जहां उसे उस वस्तु की कम कीमत प्राप्त होती है वह वहीं से उसे सामान को खरीद लेगा। अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव, यानी बाजार के अंदर अगर सामान पहुंचाना होता है दुकान वालों को तो वो खुद के व्हीकल से लेके जाते हैं, तो उन्हें यातायात कीमतें भी नहीं देनी पड़ती, जिस वजह से वो अच्छे से व्यापार कर सकते हैं और फिर पूर्ण प्रतियोगिता बढ़ा देते हैं। समान औसत आगम तथा सीमांत आगम, जो औसत आगम और सीमांत आगम होती है यह बराबर होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक डायग्राम है, देखिए आउटपुट है और रिवेन्यू है। जो P है वो इक्वल्स टू एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम दिया गया है गाइस। आगे मूव करते हैं। शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता। शुद्ध प्रतियोगिता की धारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर चैम्बरलिन ने किया था, यानी शुद्ध और पूर्ण प्रतियोगिता है, इसका निर्माण या फिर इस धारणा की शुरुआत प्रोफेसर चैम्बरलिन ने कही थी। ये भी हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं। उनके अनुसार शुद्ध प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है, यहाँ पर मैंने दिशा लिख दिएगा इस गलती से, ये दशा है, बाजार की वह दशा है जिसमें निम्नलिखित शर्तें पाई जाती हैं। अगर ये शर्तें पाई जाती हैं तो वो शुद्ध और पूर्ण प्रतियोगिता है। तो जैसा हमने पूर्ण प्रतियोगिता में पहले पढ़ा है, यही इसमें वही पॉइंट है, बस ये एक
जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग है, हमें इसीलिए इसे पढ़ना पड़ रहा है। उनके अनुसार शुद्ध प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है जिसमें निम्नलिखित शर्तें पाई जाती हैं। क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले अधिक संख्या में बाजार में हैं। समरूप वस्तुएं एक ही प्रकार की हैं, इसीलिए उनकी कीमत में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। फर्मों की स्वतंत्र प्रवेश पर छोड़ना, यानी बाजार के अंदर कोई भी फर्म स्वतंत्रता से प्रवेश ले सकती है। फर्मों द्वारा स्वतंत्र निर्णय, यानी फर्मों को इस चीज़ के निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है कि वे अपने उत्पादन में वृद्धि करें या उत्पादन को घटाएं। इनके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। थर्ड पॉइंट है अधिकतम लाभ उत्पादन का मुख्य उद्देश्य एवं उसकी तुलना में स्थिति। एक उत्पादक जब उत्पादन करता है तो उसका पहला उद्देश्य यही होता है कि वह अधिकतम लाभ प्राप्ति कर सके। कोई भी प्रोड्यूसर है, अगर हम भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि जितनी हम लागत लगा रहे हैं तो हमें जो इनकम है वो उससे तो ज़्यादा होनी चाहिए और हमें अधिकतम लाभ होना चाहिए। तो वस्तुओं की बिक्री से जो मूल्य प्राप्त होता है वह आगम कहलाता है। अगर हमने किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया और उसे बेच दिया, उससे जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हमारी आगम कहलाएगी। कुल धन प्राप्त होता है उसे कुल आगम कहेंगे। और फिर जब वो सभी वस्तुएं बेच दी उसके बाद जो हमारे पास टोटल जो बच गया, टोटल रिवेन्यू कहलाएगा वो। उत्पादन लागत, एक उत्पादक को जब वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए धन खर्च करना पड़ता है उसे कुल उत्पादन लागत कहते हैं। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले कच्चे माल की ज़रूरत होती है, फिर उसके लिए हमें मशीनरी चाहिए होती है, तो वो सब मिला के जो प्रोड्यूसर है वो जो खर्चा करता है उसे कुल लागत कहते हैं, यानी टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो इसके लिए अगर हमें देखना है कि हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है या हानि हुई है, तो इसके लिए फॉर्मूले हैं, ये हम आम जीवन में भी जानते ही हैं कि जितना हमने कॉस्ट लगाया अगर उसमें से हम रिवेन्यू माइनस कर दें इस तरह से तो हमें हानि का पता चल जाएगा। और लाभ का पता करने के लिए जो आगम है उसमें से लागत माइनस कर देंगे, जितना हमने खर्च किया वो माइनस कर देंगे तो हमें लाभ का पता चल जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन का संतुलन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन परिस्थितियां। इस भाग में उत्पादन के संतुलन का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन का संतुलन कब होता है? जब हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू इक्वल होता है, यानी जितना हमने प्रोडक्शन करने में पैसा लगा दिया और फिर हमें उस प्रोडक्शन से जो लाभ हुआ, जितना हमें आगम हुई यानी हमारा रिवेन्यू हुआ, वो दोनों जब इक्वल हैं तो उत्पादन के संतुलन की स्थिति बन जाती है। उत्पादन का अल्पकालीन संतुलन, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो उत्पादन का संतुलन है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी उत्पादन के संतुलन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, उसी चीज़ को हम बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस विधि में एक फर्म परिवर्तनशील कारकों में इस प्रकार परिवर्तन करती है कि उसे अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि हो। किसी भी फर्म को किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करती है, अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, उसके पास लिमिटेड टाइम है और उसमें वह चाहता है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, तो उसके लिए वह अपने जो परिवर्तनशील कारक है, अल्पकालीन में परिवर्तनशील कारक केवल और केवल श्रमिक ही होते हैं, यानी हम लेबर को बढ़ा या घटा सकते हैं जिससे हमें उत्पादन में वृद्धि या कमी होती है। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो उस तरह से वृद्धि करेगा या परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करेगा जिससे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और उसकी हानि बिल्कुल न्यूनतम हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्यम दोनों विधियों में से एक का चुनाव करती है, कुल आगम तथा कुल लागत विधि, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। यानी अब अगर उसे अधिकतम लाभ कमाना है तो उसके पास दो विधियां हैं, उन दोनों में से फर्म एक का चुनाव करेगी और उसके अनुसार अपने परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करके लाभ कमाएगी। तो अभी हम कुल आगम तथा कुल लागत विधि का अध्ययन करेंगे। कुल आगम तथा कुल लागत विधि, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य है और दूसरा उद्देश्य क्या है कि हानि न्यूनतम हो। तो अधिकतम लाभ, एक फर्म संतुलन की स्थिति में उस समय होती है जब उसे अधिकतम कुल लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी उसे जो लाभ है वो बहुत अधिक हो रहा है, तो वो एक संतुलन की स्थिति में होती है। तो कुल लाभ का क्या था? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, इसके बारे में हमने भी पीछे भी पढ़ा है।
तो इसमें देखिए संतुलन की स्थिति कब है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ गाइस डायग्राम को समझा के। तो ये देखिए गाइस, जो OM पॉइंट है तो इस पे हमें अधिकतम संतुलन प्राप्त हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ से ये लाइन जो है संतुलन जा रही है, टोटल कॉस्ट की लाइन है, वो संतुलित प्रकार से जा रही है। तो यहाँ OM की स्थिति पर हमें संतुलन प्राप्त हो रहा है, जबकि हमारा जो लाभ है वो अधिकतम हो रहा है, टोटल कॉस्ट है वो तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर संतुलित था और फिर यहाँ तेजी से बढ़ रहा है। और ये जो कर्व है ये टोटल प्रॉफिट कर्व है, यहाँ पर भी टोटल प्रॉफिट कर्व है ये। और ये ब्रेक इवन पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ये रेखा इसे काट रही है। और ये जो स्थिति है ये हमारी अधिकतम लाभ की स्थिति है, यानी जो RS पॉइंट है ये हमारी अधिकतम लाभ की स्थिति है। न्यूनतम हानि, अब जो कोई भी फर्म है वो प्रोडक्शन कर रही है तो वो चाहती है कि उससे कम नुकसान हो। तो उसके लिए जो हमारा कर्व है ये देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लाइन है वो टोटल कॉस्ट की है और ये जो लाइन है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की है जो इस कर्व में आ रही है, और जो स्ट्रेट लाइन आ रही है टोटल रिवेन्यू की है। अब अगर हमें पता करना है कि हमें न्यूनतम हानि हुई है, कम से कम नुकसान हुआ है, तो जो AB पॉइंट है हमारा वो OK पॉइंट के इक्वल होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें न्यूनतम हानि हुई है और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि, यानी मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट मेथड। सीमांत लागत, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से जो कुल लागत में अंतर आता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। यानी किसी वस्तु का अगर हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है तो उसके अंदर जो हमारी लागत लगेगी उसमें जो अंतर आएगा, जो हमें किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए अधिक लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से धन अधिक लगाना पड़ेगा, तो जो कुल लागत में अंतर आएगा उसे हम सीमांत लागत कहेंगे। और सीमांत आगम, किसी वस्तु के एक अधिक इकाई की बिक्री करने से कुल आगम में जो अंतर आया, अब उसमें तो हमें प्रोडक्शन किया और उसको जब हमने बेचा, उस प्रोसेस तक जो हमारा एक्स्ट्रा जो धन लगा उसे तो हम सीमांत लागत कहेंगे। इसके अंदर उस वस्तु को बेचने से जो हमें पहले इनकम हुआ करती थी और जो उस प्रोडक्शन को बेचने के बाद इनकम हुई है उसमें जो अंतर आएगा उसे हम सीमांत आगम कहेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके देखिएगा इस पॉइंट्स, यदि सीमांत आगम यानी मार्जिनल रिवेन्यू सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है, रिवेन्यू अधिक है और मार्जिनल कॉस्ट जब कम होगी तथा सीमांत लागत बढ़ रही होगी, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ रही होगी, तो फर्म अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी। क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ रही होगी तो उस समय जो फर्म है वो चाहेगी कि उसके उत्पादन में वृद्धि की जाए। सीमांत लागत बढ़ते रहने पर यदि सीमांत आगम सीमांत लागत से कम है तो फर्म अपने उत्पादन में कमी करेगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर हम धन लगाई जा रहे हैं लेकिन हमें उतना रिवेन्यू प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फर्म ये चाहेगी कि वह अपने उत्पादन में कमी कर ले। यदि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है तथा सीमांत लागत बढ़ रही है तो फर्म ने संतुलन उत्पादन की स्थिति प्राप्त कर ली है। यानी अब जो वो अपनी तरफ से लागत लगा रहे हैं और जो उन्हें रिवेन्यू मिल रहा है वो दोनों इक्वल आ गए हैं, तो फर्म अपने संतुलन की स्थिति में आ जाती है। संतुलन की आवश्यक शर्त MC इक्वल्स टू MR होगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रिवेन्यू। लाभ अधिक होने पर पहली या आवश्यक शर्त यह है कि MC इक्वल्स टू MR हो, तथा पर्याप्त शर्त यह है कि जहां MC इक्वल्स टू MR होगा तो वक्र का ढलान धनात्मक होगा। यानी जब MC और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होंगे तो जो हमारा कर्व है वो पॉजिटिवली बढ़ेगा, पॉजिटिव उसका ढलान होगा। तो इस डायग्राम के लिए देखिए पॉइंट्स हैं। ई संतुलन बिंदु है, जो ई है हमारा इसमें पॉइंट वो हमारा संतुलन बिंदु है, और MR इक्वल्स टू MC है। मार्जिनल कॉस्ट वक्र ऊपर को उठ रही है, यानी देखिए कर्व ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये इस तरह से इस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाएगा इन डायग्रामिक वे। अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में लाभ की विभिन्न संभावनाएं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब संतुलन होगा तो उस स्थिति में जो लाभ है वो अलग अलग संभावनाओं से होगा। तो देखिए,
संतुलन की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि फर्म को असामान्य लाभ अवश्य ही मिल रहा है, यानी अधिक से अधिक उसे लाभ ही हो रहा है, ये जरूरी तो नहीं है। इस अवस्था में 3 स्थितियां हो सकती हैं। असामान्य लाभ यानी अधिक से अधिक लाभ होगा उसे, सामान्य लाभ होगा या न्यूनतम लाभ होगा, यानी बहुत कम लाभ होगा। तो असामान्य लाभ होगा तो जो हमारी फिक्स्ड लाइन है उससे नीचे की तरफ का पोर्शन लिया जाएगा। देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो AR है, जो रिवेन्यू है, वो कॉस्ट से अधिक होएगा, यानी जो हमें लाभ है वो बहुत अधिक मिल रहा होगा। उस स्थिति को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति कहते हैं। संतुलन बिंदु E है, संतुलन उत्पादन OM। इस स्थिति में AR है वो बड़ा है AC से, यानी जो हमें इनकम प्राप्त हो रही है, जो हमें रिवेन्यू मिल रहा है वो रिवेन्यू अधिक है। सामान्य लाभ, सामान्य लाभ के अंदर क्या होगा, जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होंगे। इसके लिए भी डायग्रामिक प्रेजेंटेशन है गाइस, ये देखिए। संतुलन बिंदु E, संतुलन उत्पादन OM। इस स्थिति में AR इक्वल्स टू AC है, जो सामान्य लाभ को दर्शाता है। AR इक्वल्स टू यहाँ पे MC आएगा गाइस, ये मैंने गलती से कर दिया। न्यूनतम हानि का कर्व दिखाते हैं आपको। न्यूनतम हानि, संतुलन की अवस्था में एक फर्म न्यूनतम हानि उस स्थिति में उठाएगी जब AR इक्वल्स टू ABC होगा, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जो परिवर्तनशील कारक हैं उनको परिवर्तन करने में जो कॉस्ट लगा हमारा उसके बराबर होगा। तो इसका जो पॉइंट, इसकी जो शेडेड पोर्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। लॉस होएगा तब क्या होगा, जो एवरेज कॉस्ट है, जो हमारी तरफ से धन लगा है वो अधिक होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में उत्पादन निर्धारण स्थितियां, कि भाई जब अलग अलग स्थितियों के अंदर जो उत्पादक है वो किन स्थितियों में उत्पादन बढ़ाना चाहेगा, किन स्थितियों में उत्पादन घटाना चाहेगा, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए स्थितियां हैं, कुल आगम तथा कुल लागत विधि और सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। अब इन दोनों को हमने अभी जो डिटेल में पढ़ा है उस चीज़ को एक डायग्राम के अंदर या एक टेबल के अंदर बंद कर दिया गया और इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। क्या फर्म उत्पादन करेगी, किस स्थिति में फर्म उत्पादन करना चाहेगी? कुल आगम के अंदर यदि उसे अधिकतम रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है, यानी जो टोटल रिवेन्यू है जो वो कॉस्ट लगा रहा है उससे ज़्यादा उसे मिल रहा है तो वो करेगी, या फिर टोटल रिवेन्यू है वो इक्वल्स टू होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो वो प्रोडक्शन करना चाहेगी। और सीमांत आगम के अंदर क्या होगा, यदि MR है, जो मार्जिनल रिवेन्यू है, वो बड़ा है या बराबर है MC के, और या फिर AR और ABC से कम नहीं है, जो AR है एवरेज रिवेन्यू है वो ABC से कम नहीं होना चाहिए, तो वह फर्म उत्पादन करना चाहेगी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अधिकतम लाभ प्राप्ति करने के लिए कितना उत्पादन करना चाहिए? तो कुल आगम के अंदर जहां टोटल रिवेन्यू तथा टोटल कॉस्ट का अंतर अधिकतम हो, यानी बहुत अधिक अंतर पाया जाए, जो टोटल रिवेन्यू है वो बहुत अधिक हो और जो टोटल कॉस्ट है वो इक्वल सी होनी चाहिए। और फिर सीमांत आगम के अंदर हमें कैसे पता चलेगा, जहां मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे और MC वक्र बढ़ रहा होगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट हमारी है वो बढ़ रही होगी, तो उस समय हमें अधिकतम लाभ प्राप्ति होगी और हमें उत्पादन करना चाहिए। थर्ड है, थर्ड के अंदर 3 क्वेश्चन है, क्या फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होगा? अगर असामान्य लाभ प्राप्त होगा कुल आगम विधि में जब टोटल रिवेन्यू ज़्यादा होगा टोटल कॉस्ट से, और सीमांत में अगर एवरेज रिवेन्यू बड़ा होगा एवरेज कॉस्ट से। सामान्य लाभ प्राप्त होंगे तो टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होंगे कुल आगम विधि में, और सीमांत आगम विधि में एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होंगे। हानि उठानी पड़ेगी तो टोटल रिवेन्यू है वो कम होगा टोटल कॉस्ट से, और जो सीमांत आगम विधि है उसमें एवरेज रिवेन्यू कम होगा एवरेज कॉस्ट से। फोर्थ आता है गाइस उत्पादन बंद करने का बिंदु, कि फर्म किस समय उत्पादन करना बंद कर दे, जब टोटल रिवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होंगी कुल आगम विधि में, और सीमांत आगम विधि में जब एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा।
बहुत इजी है गाइस, इजीली समझ में आ रहे हैं ये पॉइंट्स। अब हम आगे मूव करते हैं। उत्पादन का दीर्घकालीन संतुलन। तो LMC कर्व इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के नीचे से काट रही होती है। दीर्घकाल में सभी फर्में संतुलन की स्थिति में सामान्य लाभ ही प्राप्त करती हैं, क्योंकि जो अल्पकाल के अंदर तो उनके पास परिवर्तनशील कारकों को परिवर्तन करके उन्हें अधिक से अधिक लाभ कमाना ही होता है। दीर्घकाल के अंदर सभी फर्में आराम से उत्पादन करती रहती हैं, तो उन्हें सामान्य लाभ प्राप्त होता रहता है। अल्पकाल संतुलन की स्थिति में एक फर्म असामान्य लाभ, सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है और हानि भी उठा सकती है। 3 स्थितियां होंगी। तो इसके लिए SMC इक्वल्स टू LMC इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट एंड इक्वल्स टू मिनिमम LAC और इक्वल्स टू SAC फर्म के दीर्घकालीन संतुलन उत्पादन को इष्टतम उत्पादन कहते हैं। लॉन्ग टाइम के अंदर जो उत्पादन किया जाता है उसे इष्टतम यानी बहुत अच्छा उत्पादन कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन की इस मात्रा की कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है तथा फर्म को केवल सामान्य लाभ ही मिलते हैं। ये डायग्रामिक वे से आपको दिखाती हूँ गाइस। तो ये देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट जो दीर्घकालीन संतुलन बिंदु है, जहां SMC इक्वल्स टू LAC इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू SAC और इक्वल्स टू न्यूनतम SAC LAC। इसके लिए ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप देख लीजिए, सभी जो रेखाएं हैं वो एक ही पॉइंट को काट रही हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि दीर्घकाल में फर्म इष्टतम उत्पादन करेगी, लॉन्ग टाइम में अच्छा से अच्छा उत्पादन करेगी। अतएव बिंदु E केवल संतुलन बिंदु ही नहीं बल्कि इष्टतम उत्पादन बिंदु भी होगा, यानी इस जगह पर सबसे अच्छा और अधिक उत्पादन हुआ है। इस स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। दीर्घकाल के अंदर फर्म को हमेशा सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। इस पॉइंट को हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। फर्मों का प्रवेश और बाहर जाना तथा इसका प्रभाव, यानी बाजार के अंदर जब कोई फर्में प्रवेश लेती हैं या फिर फर्में बाजार को छोड़कर जाती हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फर्म वस्तु का उत्पादन उस स्तर तक करती है जिस पर कीमत दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर होती है और औसत लागत बराबर है, यानी जो लागत है वो बराबर ही रहती है और कीमत दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर होती है। प्रवेश ऊंची कीमत का आकर्षण, जब प्रवेश करते हैं तो ऊंची कीमत होगी, इस वजह से बाजार की तरफ उनका आकर्षण बनता है। असामान्य लाभ हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में SAC वक्र कीमत रेखा से नीचे होता है। जो SAC कर्व है वो कीमत रेखा से नीचे की तरफ होता है। ये देखिए, ये हमारी कीमत रेखा है, प्राइस लाइन है ये, और ये जो SAC कर्व है ये इस रेखा को नीचे की तरफ से जा रहा है। छोड़ना, कम कीमत द्वारा बाधित, जब फर्म बाजार को छोड़ती है तो कम कीमत होने की वजह से उसे उसके जो प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग रिवेन्यू नहीं मिलता है, इस वजह से फर्म बाजार को छोड़ती है। अल्पकाल से होने वाली हानि फर्मों को बाधित करती है कि दीर्घकाल में वे उद्योग को छोड़कर बाहर चली जाएं। इस स्थिति को चित्र 11 द्वारा स्पष्ट किया जाता है। ये देखिए, SAC है वो प्राइस लाइन से ऊपर चला जाता है, तो इस वजह से जो फर्में हैं वो बाजार को छोड़ देती हैं। ये देखिए, आपको मैं डायग्राम सही से दिखाती हूँ। उम्मीद है गाइज आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप सभी के फ्रेंड्स के भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो सकें। वीडियो ये वाली थोड़ी लेट हो गई है गाइस, क्योंकि मैं रिवीजन सेशन चल पड़ा था स्कूल में, तो मैं रिवीजन करने में ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।